ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। कोई बताएगा मुझे सर्कुलर मोशन होता क्या है? मोशन इन अ सर्कल। ठीक है, सर्कुलर पाथ, बहुत बढ़िया। देखो कोई भी ऐसा मोशन या कोई पार्टिकल मान लो जो कि मोशन परफॉर्म कर रहा है और जो पाथ कवर कर रहा है, अगर वो पाथ सर्कुलर है तो वैसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? मोशन इन अ सर्कल, या फिर उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन बहुत ही सिंपल है। ऐसा कोई भी मोशन जो कि सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हो, वैसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है क्या कि स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं? कैसे? जैसे एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ऐसा मोशन कर रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है? नहीं। क्या बोल रहे हो सर्कुलर मोशन में? हाँ हाँ, वो तो ठीक है, वो तो कोई भी मोशन एंगल थीटा बनाता है, वो तो हमारे पे डिपेंड करता है। बनाएगा। अभी अभी सब हम बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन में भी बनाएगा। पहले तो ये बताओ तुम्हें क्या लगता है सर्कुलर मोशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसे हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं या नहीं? नहीं कह सकते। अच्छा। अच्छा, सर्कुलर मोशन अगर हम किसी मान लो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी उस सर्कुलर पाथ का रेडियस होता होगा। मतलब सर्कुलर पाथ है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी तो रेडियस होती होगी ना। अगर मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, इस ट्रैक पे गया तो बोलोगे कि इसको पूरा कंप्लीट कर दो, इससे जो पूरा रेडियस बनेगा इस सर्कुलर पाथ का वो रेडियस होगा। इतने रेडियस के सर्कल पे वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा ठीक है, अगर मैं देख ध्यान दो एक चीज, एक और मैं सर्कुलर पाथ बनाता हूँ ऐसा, एक और बनाता हूँ ऐसा, एक और बनाता हूँ ऐसा, एक और बना रहा हूँ, ये भी सब क्या है? सारे सर्कुलर पाथ हैं। और डॉट 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 इन्फिनाइट पे अब एक चीज देख रहे हो क्या? पास में जैसे जैसे आते जाओगे, ये जो कर्वेचर है, कर्वेचर, वो क्या होते जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, एक इसकी कर्वेचर, एक कर्वेचर बढ़ता जा रहा है घटते जा रहा है, दूर जाते जाएंगे तो कर्वेचर जो है, कर्वेचर सॉरी कर्वेचर जो है घटते जा रहा है, बढ़ते क्या जा रहा है? रेडियस। क्योंकि एक इससे भी एक सर्कल हम बना सकते हैं, इससे भी एक सर्कल बना सकते हैं, इससे भी एक सर्कल बना सकते हैं, इस ये भी एक सर्कल का पार्ट है। तो बहुत जब हम दूर चले जाएंगे, बहुत इन्फिनाइट पे, मतलब ऐसा कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हम सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस बहुत बड़ी हो, तो जाते 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 कर्वेचर ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बताओ। इसका मैं और एग्जांपल दूंगा जो कि तुम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हो। है तो क्या दिक्कत है? मैंने क्या बोल, अच्छा अच्छा, मुझे बताओ, मुझे बताओ, 9th 10th में तुमने पढ़ा होगा, वो क्वेश्चन भी आता था, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर का रेडियस कितना होता है? पढ़ा होगा यार, प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होता है। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन भी क्या है? जैसे वहां पे इन्फिनिटी क्या सोच के बोलते थे? हाँ, इन्फिनिटी, तुम प्लेन मिरर का रेडियस इन्फिनिटी इसलिए बोलते थे, ये सोच के बोलते थे कि हम एक प्लेन मिरर जो होगा, मतलब कि प्लेन मिरर को अगर हम एक सर्कल बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा? एक बहुत 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 ही बड़ा सर्कल बनेगा, और उसकी रेडियस कितनी होगी? इन्फिनाइट। यानी कि हम ऐसा सर्कल बनाए जिसकी रेडियस इन्फिनिटी हो जाए, तो क्या बन जाएगा? एक प्लेन, या फिर सर्कल की बात करो तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा।
तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल है, कंडीशन क्या है, रेडियस उसकी इन्फिनिटी है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि तुम्हें मतलब जिसको तुम डेली लाइफ में देखते हो। जैसे कि तुम ग्राउंड पे खेलने जाते हो, क्रिकेट खेलते हो, वो क्रिकेट सर्कुलर है, मतलब कैसा दिखता है तुम्हें? तो प्लेन दिखता है ना, फ्लैट दिखता है, बट है तो सर्कुलर। अब तुम एक बार अर्थ के सेंटर पे चले जाओ, एक बार अर्थ के सेंटर से देखो, देखो ग्राउंड तुम्हारा कहाँ पे होगा? मान लो बहुत बड़ा अपना एक अर्थ है, ग्राउंड तुम्हारा यहाँ पे कोई पॉइंट ही तो होगा, यहाँ पे कहीं तुम्हारा ग्राउंड होगा। अगर यहाँ से ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें तो सर्कल का पार्ट दिखेगा, लेकिन जब तुम यहाँ पे बैठ के देखते हो तो तुम्हें तो एक फील्ड दिखता है, आराम से उसमें खेलते हो। ठीक है, तो जब रेडियस बहुत बड़ा हो जाता है तो सर्कल कैसा हो जाता है? सर्कल एक लाइन की तरह हो जाता है। तो इसी के लिए हम एक लाइन को भी सर्कल बोल सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि उसकी रेडियस जो है वो इन्फिनाइट है। ठीक है, तो जो जो जहाँ जैसे कि देखो अभी हम जब सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे तो उससे हमारे कुछ कंडीशंस निकल के आते हैं। जब आगे तुम सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस करोगे तो उसमें हमें कंडीशंस अप्लाई करना होता है कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, तो उस सर्कुलर मोशन के जो जो भी कंडीशंस होता है उस पर अप्लाई कर दोगे। तो अगर तुम किसी चीज को बोल देते हो ये सर्कुलर मोशन है, तो हम क्या कर सकते हैं? सर्कुलर मोशन के सारे कंडीशंस उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम अगर किसी स्ट्रेट लाइन मोशन में भी अगर सर्कुलर मोशन के कंडीशंस को लगाना चाहते हैं तो एक कंडीशन साथ में क्या कर देंगे ऐड, रेडियस उसकी इन्फिनिटी होगी। तो जहां जहां भी सर्कुलर मोशन के कंडीशन में आर होगी वहां पे तुम अगर आर की वैल्यू इन्फिनाइट रख दो तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो समझ में आया? तो अब जब स्ट्रेट लाइन को तुम सर्कुलर बोल सकते हो तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई अब चीज बचा ही नहीं जिसको तुम सर्कुलर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि अब स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी लोगे तो हल्का सा तो कर्व आएगा। कोई भी पाथ ले लो, जैसे कि मैं जनरल पाथ की बात कर लेता हूँ, इरेगुलर फिगर कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या ये सर्कुलर पाथ है? सर्कुलर पाथ है, बट मतलब क्या होगा कि इसमें बहुत सारे सर्कुलर पाथ हैं, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि अलग अलग रेडियस के इसमें पार्ट है। जैसे कि मान लो एक सर्कल इस R1 रेडियस का होगा, उसका टुकड़ा ए वाला हो गया, कहीं का भी ले लो, मान लो ए वाला टुकड़ा है, ए वाला देखो। ठीक है, इसकी रेडियस कुछ ठीक है, ए हो जाएगा इसका रेडियस आर। तो जब एक चीज यहाँ से एक और कंसेप्ट है, जैसे कि कोई एक तुम्हें एक पार्ट्स को, जो एक तुम्हारा एक सेक्शन है कर्व का, उससे एक कंप्लीट हम सर्कल जब बनाते हैं, ठीक है, तो उसका जो रेडियस होता है इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। जैसे कि मान लो कोई बोलेगा कि इस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? उस ये जो तुम्हारा कर्व है उसको एक कंप्लीट सर्कल बनाओ और उस कंप्लीट सर्कल का जो रेडियस होता होगा वही रेडियस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ इसे कर्वेचर भी बोलते हैं। कहीं कहीं तुम्हें मिलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, दिमाग में रखना। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, यहाँ से अगर एक आर्क ले लें तो कहीं ना कहीं इससे भी एक हम सर्कल बना सकते हैं। एक आर्क ले लें, इससे भी एक सर्कल बन सकता है। अगर हम ए वाला आर्क ले लेते हैं इतना बड़ा, तो ये भी कहीं ना कहीं एक सर्कल का तो वो हिस्सा होगा ही। ठीक है, तो ऐसे हम कोई भी इसमें से कर्व ले सकते हैं, तो हर कर्व से क्या होगा, एक सर्कल 100% बनेगा। और उस जो ये तुम्हारा कर्व है इससे कंप्लीट हुए सर्कल की रेडियस को हम क्या बोल देंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया? तो हर एक पाथ को अब हम सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं, ये चीज समझ में आ गया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया। जिस पॉइंट पे भी जिस आर्क की बात करें उस आर्क से एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उससे जो सर्कल बनेगा उसकी जो रेडियस होगी वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं
जो कि आगे काम आएंगी। तो ये था सर्कुलर मोशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसका डेफिनेशन लिख सकते हो सर्कुलर मोशन का, ठीक है। तो कोई भी मोशन जो कि सर्कुलर पाथ कवर करता हो वैसे मोशन को हम बोल देंगे सर्कुलर मोशन। फिर हमने इसे कंडीशंस आगे हम प्रूव करेंगे। और हम यहाँ से हमने अभी तक ये सीख लिया है कि कोई भी पाथ को हम सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब सर्कुलर मोशन में क्या होगा, कुछ टर्म्स हैं और जो कि जानना बहुत जरूरी है। सर्कुलर मोशन में बेसिकली टर्म्स ही हैं। एक तरह से इससे बोल सकते हो रोटेशन का इंट्रोडक्शन की तरह, क्योंकि यहाँ पे हम एंगुलर चीजें सीखते हैं, एंगुलर क्वांटिटी सीखते हैं। जैसे कि अभी तक तुम जो भी पढ़े हो, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें अब अभी तक तो तुम्हारे लिए डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड यही सब थी। लेकिन अब आज के बाद अब ये चीजें तुम्हें दो पार्ट में बट गई। अभी तक तुमने जो भी पढ़ा था उसमें एक चीज लगा लेना, लीनियर। जो भी तुमने पढ़ा था वो लीनियर था, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के लिए था, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में जो भी टर्म्स आती हैं वो एंगुलर आ जाती हैं, एंगुलर चीजें आ जाती हैं। जैसे कि तुमने स्पीड पढ़ा था तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। और तुमने वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम बात करेंगे। वहाँ पे तुमने एक्सेलरेशन बात कर रहा था, यहाँ पे हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो वहाँ जो भी एक्सेलरेशन था उससे हम अब बोलेंगे लीनियर एक्सेलरेशन था। यहाँ पे हम जो एक्सेलरेशन की बात करेंगे देखेंगे हम, तो यहाँ पे एक एंगुलर एक्सेलरेशन तुम्हारे लिए नया टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम टर्म्स की बात करें इसमें, देखो टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, देखो क्या क्या टर्म्स आएंगे इसमें। तो एक टर्म्स तो होगा तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम जानेंगे क्या होता है। उसके बाद देख, हाँ सब में एंगुलर लगा दो। एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा तो फोर्स आएगा तो एंगुलर फोर्स नहीं हो जाएगा, वो टॉर्क हो जाता है। एंगुलर वेलोसिटी, थर्ड देखेंगे हम एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सब टर्म्स है जो कि तुम्हारे लिए एक तरह से बोल सकते हो नए टर्म्स हैं। तो इस पे थोड़ा हमें टाइम देना पड़ेगा, इसे एक बार दोस्ती हो जाए उसके बाद फिर हम क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि अभी तक जो तुमने पढ़ा था वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। मतलब एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस तुम जा रहे थे, ए से मान लो तुम बी पे जा रहे हो, ठीक है, ए से बी पे गए, तो ये जो दोनों के बीच का जो तुम्हारा शॉर्टेज डिस्टेंस था उसको तुमने क्या बोल दिया? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि यहाँ पे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहे हो तो एंगल कितना कवर कर रहे हो। अब मुझे बताओ एंगल कवर करने के लिए कैसे हम बता पाएंगे कि ये एंगल कितना कवर कर रहा है? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक कहीं ना कहीं अगर हमें एंगल देखना है तो एक हमें रेफरेंस फ्रेम फिक्स करना पड़ता है, तभी तो बता पाओगे। जैसे कि हम मान लो यहाँ से अगर हम मान लो ऑब्जर्व कर रहे हैं एक पार्टिकल है जो ए से, जैसे मान लो गाड़ी ही है, ये गाड़ी ए से बी तक पहुंची, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पहला हमारा हमारी आंखें किस पॉइंट को देख रही होंगी? इसको, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ से पार्टिकल
बी तक पहुंचा, तो तुम्हारा देखो यहाँ पे थी गाड़ी, तो तुम इस डायरेक्शन में देख रहे हो, जैसे 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 गाड़ी जा रही तुम ऐसे ऐसे देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, यहाँ पे गाड़ी रुक गई, तुम भी रुक गए। तो तुमसे बोला जाएगा, अगर लीनियर अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो तुम बोलोगे कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ गई है, शॉर्टेज डिस्टेंस है, और इसकी जो लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन तुमसे वही अगर एंगुलर पूछा जाए कि इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो तुम बोलोगे कि इसने यहाँ इस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे थे और इसने एंगल जो कवर कर रहा है वो थीटा है, तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? थीटा हो जाएगी। अब तो मान लो कोई दूसरा लड़का है, वो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था, मान लो क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओनली एंगल कवर्ड, जो भी एंगल कवर कर रहा है वही होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियन होता है इसके, ठीक है। अब मान लो कोई लड़का यहाँ पे है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो कहेगा कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे गया है, तो इसके लिए एंगल जो कवर्ड है वो यहाँ से यहाँ एंगल है, और ये एंगल मान लो अल्फा है। समझ में? कोई लड़का यहाँ पे और पीछे से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसे उसके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसे ज्वाइन कर दो, एंगल कितना हो जाएगा? बीटा। तो जो इन्फिनिटी से देख रहा होगा उसके लिए तो एंगल बहुत ही कम हो जाएगा। कि समझ में आ रहा है? जैसे जैसे पास आते जाओगे तो तुम्हें सर एक तरह से बोल सकते हो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए कि हमें सर कितना घुमाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ से हम ए से बी जब गाड़ी जाती है, तुम देखते भी होगे, मान लो अपने घर पे खड़े हो और रास्ते से देखते हो कि बहुत सारी गाड़ी जाती है, तो तुम गाड़ी आती है तो वहां से ऐसे, तो ये जो तुम्हारा सर घूम रहा है ना, तो जितना डिग्री घूमता है अगर एक टाइम इंटरवल में, क्या क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो बताओगे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बताओगे, तो उस टाइम इंटरवल में स्टार्ट करो अपने सर को और रोक दो जहां तक रुक रहा है, और जितना एंगल कवर कर रहा है तुम्हारा सर वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो आदमी है एक सर इधर रखा, फिर घुमाते गया तो इतना सर अपने हेड को उतना टर्न करा, तो जितना एंगल टर्न हुआ होगा वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दूसरा आदमी थोड़ा एंगल कम मतलब सर कम घुमाना पड़ रहा है, जो बहुत दूर है उसको कम घुमाना पड़ रहा है। जैसे कि अब देख लो, अगर सन देखो कि अर्थ ही सन देख लो, अर्थ से बड़ा है तो जानते हो, तो सन के पास अगर चले गए तो उसको देखने के लिए सर कितना घुमाना पड़ेगा? बहुत ज्यादा। लेकिन अर्थ से सन को देखते हैं तो सर बहुत नेग्लिजिबल, थोड़ा सा भी नहीं घुमाना पड़ता है, ऑलमोस्ट जीरो। तो यहाँ से एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, बहुत दूर जाते जाएंगे, तो ये ऑब्जर्व करने के लिए हमें एंगल क्या करना पड़ता है? कम। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, एल इक्वल्स टू आर थीटा से भी देख सकते हो। खैर छोड़ो, सब रहने दो। तो एक चीज यहाँ से जो मैं समझाना चाहता हूँ ये है कि जैसे जैसे दूर जाओगे ये एंगल कम होता हुआ दिख रहा है, और एंगल कम होते जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम हुआ ना। यानी कि अब मैं बोलूं कि इस जैसे कि मान लो ये ए आदमी कोई एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। यहाँ पे तीन आदमी है, एक्स वाई एंड जेड। मैं बोलूंगा एक्स दोनों ने ही क्या, तीनों ने ही गाड़ी को ए से बी तक जाते हुए देखा सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। तो मैं पूछ रहा हूँ एक्स के अकॉर्डिंग लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए बी। ठीक है, मान लेते लेंथ 10 किलोमीटर है या 10 मीटर है, तो एक्स बोलेगा कि इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। अच्छा, वाई कितना बोलेगा? वाई जेड भी क्या बोलेंगे? वाई जेड भी बोलेंगे 10 मीटर है। अच्छा, अब एक्स से पूछो कि एक्स बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो एक्स क्या बोलेगा? थीटा बोलेगा। वाई से पूछते हैं, वाई तुम बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा, क्या अल्फा इक्वल टू थीटा होगा? नहीं होगा ना, डेफिनेटली तुम देख रहे हो अल्फा स्मॉलर देन थीटा होगा। और वही जेड से पूछा जाए, तुम बताओ तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, तुम्हारे अकॉर्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गाड़ी का कितना हुआ, तो वो बोलेगा बीटा। और तीनों ही एंगल थीटा, अल्फा एंड बीटा इक्वल नहीं होंगे।
तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल कर आता है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है? बस पोजीशन पे। फाइनल पोजीशन क्या, उसे बस यही मतलब है कि हमें फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन से मतलब है, और कुछ भी नहीं। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। देखो कैसे, हमने रेफरेंस पॉइंट अलग अलग ले लिया, एक्स वाई जेड, तो सबने क्या बोलना शुरू कर दिया, सबके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हो गई। यानी कि अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देते हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ? नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट केवल पोजीशन पे चेंज कर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल। लेकिन वही हम बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो कभी भी अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो एक रेफरेंस पॉइंट हमें पता होना चाहिए। नहीं तो अगर मान लो मैं तुम तीनों से पूछूं कि एंगुलर पार्टिकल ए से बी जा रहा है, मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो सबके आंसर्स अलग अलग होंगे, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें एक रेफरेंस लेना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक फिगर बना लेना, समझ में आएगा अच्छे से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिख लो, एंगल कवर्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगल कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन, लिख लो, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो पार्टिकल कितना एंगल कवर कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, उसी एंगल को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखने से अच्छा यहीं पे लिख लो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से शो करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से शो करते हैं और इसकी यूनिट होती है रेडियन। डेफिनेशन समझ में आ गया। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हमने समझा था उसको नोट कर लो, काम आएगा बाद में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट is independent linear displacement is independent of point of reference linear displacement is independent of point of reference। और इसमें दूसरा नोट करके क्या लिखना हमें, ये हो गया होगा डेफिनेशन। सेकेंड पॉइंट हमें लिखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is depend
ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे। अगर हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस अलग अलग है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग होगा। चलो अब बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी की। हो गया यहाँ तक? आगे बढ़िए, जल्दी करो। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है ना? आदित्य, सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है? बताओ आदित्य, सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी, और इसी को कैसे करते हैं? ओमेगा। इसे लिख सकते हो साइड में, ओमेगा। ओमेगा पढ़ते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जैसे कि वहां पे तुमसे बोला जाता था वेलोसिटी क्या होता था? वेलोसिटी क्या होता था? रेट ऑफ, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, ओमेगा जो होगा, वो क्या हो जाएगा? या फिर इसकी डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? जैसे कि वेलोसिटी हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे ही यहाँ पे भी ये भी तुम्हारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर हम बात करें तो ओमेगा क्या हो जाएगा? अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी भी दो टाइप्स हो जाएंगे। जैसे कि हमने वहां पे वेलोसिटी जो पढ़ा था वो भी दो दो टाइप्स का था। दो पार्ट पढ़े थे हमने, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? अगर टाइम इंटरवल हम ज्यादा ले लेंगे तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी एवरेज आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर हम बात करें ओमेगा इंस्टेंटेनियस, तो इस ये क्या हो जाएगा? डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है। तो कभी भी तुमसे वेलोसिटी पूछ दिया जाए या फिर एंगुलर वेलोसिटी पूछ दिया जाए तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या होता है? तुमसे इंस्टेंटेनियस पूछा जा रहा है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी पूछने का मतलब है इंस्टेंटेनियस। ये बात अच्छे से पता है कि हम किसी पॉइंट पे एग्जैक्ट वेलोसिटी बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमें वेलोसिटी निकालने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए ही चाहिए। एक केवल तुम्हें पॉइंट दे दिया जाए तो तुम बता ही नहीं सकते कि वेलोसिटी कितना हो, क्योंकि तुम्हें वेलोसिटी निकालने के लिए तुम्हें एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा और टाइम इंटरवल रहेगा, तभी तुम वेलोसिटी निकाल पाओगे। अब हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना होता है तो हम वो पॉइंट क्या ले लेते हैं? दूसरा पॉइंट, अगल बगल का पॉइंट ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो वेलोसिटी होगी किसी पॉइंट पे वही ऑलमोस्ट वेलोसिटी होने वाली है अगल बगल में। तो हम दो पॉइंट अगल बगल का ले लेते हैं, और फिर अगल बगल वाला जो पॉइंट होगा वो उसे कवर करने में टाइम कितना लगता है? डी टी टाइम लगता है। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होते हैं या फिर एंगुलर वेलोसिटी होती है, वही हम बोल सकते हैं उस पार्टिकल का उस पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी होती है। जब इंटरवल हमारे ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं एवरेज। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऑलरेडी पहले से जानते थे।
तो ओमेगा एवरेज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वो क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। यूनिट यूनिट की बात करो तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा यूनिट इसका, रेडियन पर सेकेंड। हाँ बताओ। माइनस, हाँ हाँ हाँ, हम्म हम्म। जैसे कि 5 सेकेंड में मान लो वो 90 डिग्री कवर कर रहा है, यही मतलब 30 डिग्री कवर कर रहा है, यही बोल रहे हो ना। हाँ तो तुम्हें एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, और एवरेज वेलोसिटी कैसे कितनी हो जाएगी, तुमने बोला 5 सेकेंड में पाई बाई 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तुम्हारा ये रेडियन नहीं है, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, और 30 डिग्री को क्या लिखोगे, पाई बाई 6। हाँ तो पाई बाई 6 डिवाइडेड बाई टाइम कर दो तो आ जाएगा एवरेज। डिस्प्लेसमेंट पाई बाई 6 हो जाएगा ना, डिस्प्लेसमेंट पाई बाई 6 हो गया, और टाइम इंटरवल 5 सेकेंड, तो इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, और मतलब एक तरह से तुमने जो क्वेश्चन पूछा वो किसका हो गया है, एवरेज, तुम एवरेज ही बता सकते हैं। अब ये डेटा तुम्हें गिवन है कि 5 सेकेंड में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना है, पूछ देगा कि उसकी इंस्टेंटेनियस बताओ, तो इंस्टेंटेनियस हम नहीं बता सकते, हम वहां से उस डेटा से केवल एवरेज ही बता पाएंगे। इंस्टेंटेनियस बताने के लिए उस टाइम उसे टाइम का फंक्शन देना पड़ेगा, तभी हम किसी टाइम पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी बता पाएंगे। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया। इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे जिसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करा होगा एंगुलर, एक्स की सबसे ज्यादा होगी, इसे ज्यादा सर घुमाना पड़ेगा, इससे कम तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब वही हो गया एंगुलर वेलोसिटी, जो जितना ही ज्यादा जिसको सर घुमाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही सर घुमा रहे हैं अपना सेम टाइम इंटरवल में, जिसे ज्यादा घुमाना पड़ा इसका मतलब ये बहुत तेजी से अपना सर घुमाएगा, और एक बहुत ही धीरे से, तो जितना तेजी से सर घुमाना पड़ेगा पार्टिकल को देखने के लिए, इसका जितना ही ज्यादा तेजी से घुमाना पड़ेगा समझ लो उतना ही ज्यादा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। चलो, एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गया होगा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, एक एग्जांपल साइड से ले लेते हैं, इससे अच्छे से समझ में आएगा हमें। जैसे मान लो एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को, एक मिनट रुक जाओ। हाँ चलो ठीक है, यहाँ पे 3D यूज होगा, तो 3D को समझाने के लिए ये 3 पेन जरूरी है, अभी इसका यूज आएगा समझ में। ठीक है, तो एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, जैसे एक पार्टिकल मान लो v स्पीड से इसमें ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, v स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, किसी इंस्टेंट पे देख रहे हैं, तो मान लेते हैं थोड़ा सबसे अच्छा कौन सा बना है, ये वाला, मान लेते हैं इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल की यहाँ से क्या होगी, रेडियस होगी r, और इसकी स्पीड होगी इस पॉइंट पे v। तो तुम्हें इतना तो याद होगा कि v इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा होता है, ये याद है सबको, v इक्वल्स टू r ओमेगा, याद है, चलो नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, ये तो याद होगा ना।
मान लो ये थीटा है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो कवर कर रहा है इसने एक्स है। बताओ, ये तो याद होगा, एल इक्वल्स टू आर थीटा। ये शायद 11th में मैथ में आके स्टार्टिंग में पढ़ा होगा या 9th 10th में भी होगा। अगर ये लेंथ एक्स है तो देखो दिस एक्स इक्वल्स टू आर थीटा। बताओ, एक्स इक्वल्स टू आर थीटा तो याद है ना। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो dx बाई dt क्या दे देगा, v, और r तो कांस्टेंट है, d थीटा बाई dt क्या दे देगा, ओमेगा। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। याद नहीं था तो इससे कर लो, और याद था तो बहुत अच्छी बात है, और याद होना ही चाहिए। v इक्वल्स टू आर ओमेगा 9th में यूज आता है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल सर्कुलर नाम का चीज कुछ सुनते हो 9th में, याद है। अच्छा, फॉर्मूला नहीं बताएगा, चल कोई बात नहीं। ठीक है, अब याद रहना v इक्वल्स टू आर ओमेगा a by differentiating both sides। with respect to time। ठीक है, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी है, ये तो मैग्नीट्यूड की हम बात कर दिए। v इक्वल्स टू आर ओमेगा में v क्या है, स्पीड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एंड r इज द रेडियस, ओमेगा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि देखो, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, आर भी तुम्हारा रेडियस, आर अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा अगर इस पॉइंट की बात करते हो तो ये तुम्हारा एक वेक्टर हो जाएगा। अगर इसकी लेंथ आर है तो इसको तुम आर वेक्टर बोल सकते हो। तो आर भी एक वेक्टर है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इसे वेक्टर फॉर्म में मैं दिखाना चाहूं तो कोई बता सकता है क्या, कैसे, क्या होगा रिलेशन इन वेक्टर फॉर्म। बताओ इन वेक्टर फॉर्म। कोई बता सकता है वेक्टर फॉर्म में क्या लिखना चाहिए हमें, v इक्वल्स टू आर ओमेगा को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। v वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। अच्छा मुझे बताओ, देखो एक साइड वेक्टर है, ठीक है, और दूसरे साइड, मतलब इस दोनों के कॉम्बिनेशन को हमें ऐसा कुछ करना है कि हमें एक वेक्टर आ जाए, यही तो बोलोगे। क्योंकि देखो वेलोसिटी एक साइड तो वेक्टर तय है आना। अब आर ओमेगा में कुछ हमें ऑपरेशंस करने हैं, और ऑपरेशन ऐसा करना है कि ये हमें क्या दे दे, एक वेक्टर दे दे। तो कोई मुझे बताएगा कि दो वेक्टर में क्या कुछ किया जाए, क्या ऑपरेशन किया जाए कि वो एक वेक्टर दे दे। दो ऑपरेशन को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन में है तो कहीं ना कहीं या तो क्रॉस या डॉट, डॉट तो कर नहीं सकते, डॉट करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है वेक्टर करेंगे। चलो यहाँ तक तो हमने सोच लिया वेक्टर करेंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा कि आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर किया जाए या ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर किया जाए, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। बताओ, अब तुम सोच के बताओ, आर क्रॉस ओमेगा होना चाहिए या ओमेगा क्रॉस आर होना चाहिए। देखता हूँ कौन बताता है। आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा, क्यों। देखो देखो तुमने तो ये बोल दिया कि दोनों को ऐसा कुछ करा जाए ऑपरेशन की एक वेक्टर आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग तुमने देखा कि डॉट कर नहीं सकते, क्रॉस कर देंगे। चलो ये भी तो देखो कि दोनों को क्रॉस ऐसे लिया जाए कि उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के तरफ आ जाए। समझ में आया। इस क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगी, इसके क्रॉस पे। तो इसका क्रॉस करके देख लो क्या की डायरेक्शन, ऐसे हमें क्रॉस करना चाहिए कि उसकी जो डायरेक्शन है वो
वेलोसिटी के तरफ है। क्योंकि देखो एक बार जब आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर करोगे तो मान लो कि वेलोसिटी के अपोजिट आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा क्रॉस आर वेलोसिटी के अलोंग आएगा। थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट में सोचो, 1 मिनट ले लो, 1 मिनट ट्राई करो, मैं तो बताऊंगा अभी। जैसे कि देखो इतना तो तुमने समझ लिया ना कि क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए दोनों में। अब मेरा सवाल ये है कि दोनों में से सही कौन है, इसके पीछे भी तो सच सोचोगे। अगर इस दोनों में से तुम्हें पता है कि एक कोई सही है तो अब उसको कैसे पता करोगे कि इसमें से कौन सा सही है। तो देखो जब इस दोनों का क्रॉस लोगे तो एक में डायरेक्शन मिलेगा, तो वो डायरेक्शन वेलोसिटी के अक्रॉस होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन में पता है इस डायरेक्शन में है, और आर की डायरेक्शन ए वाली हो गई, और ये मोशन कैसे कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हुआ ओमेगा का एंगुलर। देखो जितनी भी टर्म्स आएंगी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, इस सब की डायरेक्शन अलग, डायरेक्शन एक डायरेक्शन, हाँ तो ठीक है, डायरेक्शन एक साइड और सेंस ऑफ रोटेशन अलग साइड। तो इस ऐसे टर्म्स को या एंगुलर क्वांटिटीज के डायरेक्शन को बताने के लिए हमें सेंस ऑफ रोटेशन से ही बता सकते हैं। सेंस ऑफ रोटेशन जिधर है वैसे अपनी फिंगर को कर्ल करो और थंब क्या देता है डायरेक्शन। जैसे कि या फिर इतना भी नहीं सोचना है, डायरेक्टली डॉट क्रॉस प्रोडक्ट रिलेशन पता है, क्रॉस का तो डायरेक्शन निकालने आता ही है। जब दो वेक्टर को हम क्रॉस करते हैं, अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो डायरेक्शन किधर आएगा ये सब तो बता ही सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ लिया है तुमने। तो ठीक है, तो देखो अब एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन हो रहा है, तो कर्ल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो थंब क्या दे देगा, यानी कि आउटसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किसकी डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की। ठीक है, अब मुझे बताओ, इतना हिंट दे दिया मैंने, अब कोशिश करो एक बार। तुम्हारे पास तीनों ही सामने है, आर भी और ओमेगा। आर थोड़ा सा ध्यान से सोचो, वी पता है, आर पता है, ओमेगा ऊपर की तरफ पता है, तो ओमेगा और आर को ऐसा कुछ करना है कि वी की तरफ आ जाए। तो ओमेगा क्रॉस आर करोगे या ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा करोगे, देख लो ना करके। देखो ए ब्लैक वाला क्या हो गया, दिख रहा है, ए आउटसाइड द प्लेन, ब्लैक दिख रहा है ना अच्छे से, क्योंकि कैमरा में मुझे नहीं दिख पा रहा है, मुझे रेड और ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो हाँ अब सही है। ए ब्लैक वाला क्या है एंगुलर वेलोसिटी है, और जेंगो एंगुलर वेलोसिटी, और ए हो गया वी, और ए हो गया ओमेगा, ए हो गया वी, और आर की बात करें तो ऐसे कर लो कर लो कर लो कर लो, हाँ अब सही है। रेड वाला हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा वी, और ये हो जाएगा ब्लैक वाला आर। बताओ क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, किससे क्रॉस करना है ओमेगा एंड आर, आर ए हो गया और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर करोगे, आर क्रॉस ओमेगा, ये है तुम्हारा बार ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर करोगे तभी तो वी मिलेगा। इसको पकड़ो और आर की तरफ ले जाओ, आर की तरफ, यानी कि ऐसे कर्ल करेंगे, थंब की डायरेक्शन देखो, तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो वी की तरफ हमें मिलेगा। बताओ समझ में आ रहा है। अगर तुम आर क्रॉस ओमेगा करते हो, आर क्रॉस ओमेगा करोगे तो अपोजिट टू द वी, और ओमेगा क्रॉस आर करोगे तो टुवर्ड्स वी। समझ में आया सबको। देखो अभी स्टार्टिंग में हो सकता है प्रॉब्लम आए, थोड़ा सा अजीब है इस चीजें, तो किसी को टाइम ज्यादा लग सकता है। देखो किसी को भी समझ नहीं आया जल्दी बताओ। ए हमारा ओमेगा, आर वी, सिद्धार्थ और आदित्य बताओ जल्दी।
समझ आ गया? सिद्धार्थ तुम बताओ, एक बार और बताना है तो बोल दो, बता देता हूँ। आ गया ना? क्लियर है? अच्छे से फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। आर वेक्टर ए है तुम्हारा ओमेगा एंड दिस इज वी। ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तब हमें वी मिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि वेलोसिटी जो होगी वी वेक्टर ओ, अरे यार, चलो देखो, इन वेक्टर फॉर्म वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर। अब बच्चों को दिक्कत क्या होता है, उन्हें आदत होती है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, उन्हें याद रहता है। तो कभी अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या बोलते हैं, वी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वी वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर फॉर्म में ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। ये तुम्हें याद रखना है। देखो v इक्वल्स टू आर ओमेगा याद रहेगा, और तुम्हें ध्यान बस इतना रखना है कि जब डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर। देखो हमें आ रही आदत बन जाती है v इक्वल्स टू आर ओमेगा याद रखने की, इसलिए v इक्वल्स टू ओमेगा आर थोड़ा और लगता है। तो अब जो एक बार याद हो गया वैसे ही याद रखो, v इक्वल्स टू आर ओमेगा याद रखो। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि वेक्टर फॉर्म में जो वेक्टर हम क्रॉस लेते हैं वो ओमेगा क्रॉस आर लेते हैं, आर क्रॉस ओमेगा नहीं लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी हमने क्या क्या बात कर ली, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम बातें करने जा रहे हैं एक्सीलरेशन की, तो उसको हम लेकर आएंगे। अब इसी बात हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो उस वे सारे टर्म्स को लाने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम इसी को आगे प्रोसीड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा किसी किसी को हो सकता है कुछ हल्का सा प्रॉब्लम लगे इसमें, तो दूसरा मेथड भी मैं करा दूंगा। दोनों ही मेथड से हम कर लेंगे इसकी प्रूफ कि एक्सीलरेशन क्या होता है। हम देखेंगे यहाँ पे टू टाइप से एक्सीलरेशन मिलता है। यहाँ पे टेंजेंशियल, सर्कुलर मोशन में दो टाइप से एक्सीलरेशन होते हैं, और तुम्हें पता भी होगा, तुमने ये तो पढ़ा है 9th में, रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल का नाम तो सुना होगा, सेंट्रीपिटल और रेडियल और टेंजेंशियल, ये तीनों ही टर्म तुमने सुना होगा 9th क्लास में। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होता है, रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है, और ये हम इसको हम प्रूफ करेंगे दो मेथड से। और दोनों ही प्रूफ तुम्हारे कोई काम के नहीं है, लेकिन हाँ इसको तुम कर लेने के बाद एक अच्छी फीलिंग आती है, और मतलब चीजें जब लॉजिकल होती है ना तो एक मतलब अंदर से एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे तो फॉर्मूला तो सब कोई रट लेता है, लेकिन जब चीजों को तुम समझ के याद करते हो तो हमेशा के लिए मतलब और एक लंबे समय के लिए रहता है, और मतलब उस याद तो लंबे समय तक याद रहता है, और साथ ही साथ तुम्हें एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, मतलब एक बहुत ही अच्छा फीलिंग आती है उसको लेके, ठीक है। और ऐसे रटने में थोड़ा अजीब सा लगता है। तो चलो हम बात करते हैं पहले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश सॉल्व करते हैं। तो वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हमें पता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, दोनों ही साइड डिफरेंशिएट किया। तो इधर क्या मिल जाएगा हमें, डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर, तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन, ए वेक्टर मिल जाएगा। अब देखो ये v जो है वो पार्टिकल की टोटल वेलोसिटी है, पार्टिकल की क्योंकि देखो जब पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है
तो किसी पॉइंट पे हमने यहाँ पे क्या मान लिया, इसी वेलोसिटी, और ये क्या है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और जो भी इसकी वेलोसिटी थी उसको हमने मान लिया v वेक्टर। अब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो दो होगा, वो तो हम देखेंगे। और यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर लेंगे वो r वेक्टर हमने ऐसे ले लिया। अब यहाँ पे जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या थी इसकी पार्टिकल की नेट वेलोसिटी थी, टोटल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे, उस पार्टिकल की एक्चुअल वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसकी एक्चुअल एक्सीलरेशन आएगी ना, तो उसको हमने ले लिया a, और दिस इज इक्वल्स टू, इधर डिफ्रेंशिएट किया, अब इधर डिफ्रेंशिएट करो तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, बताओ। प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ओमेगा वेक्टर को रहने दिया क्रॉस आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन डी आर वेक्टर बाई डी टी प्लस आर वेक्टर को रहने दिया, सॉरी, अब आर वेक्टर को हमें रहने देना है, किसको क्रॉस करना है, डिफरेंशिएट करना है ओमेगा को, तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा वेक्टर, और किसको रहने देना है, आर वेक्टर को। बताओ इतना समझ में आया। हमने क्या करा, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिफरेंशिएट जब हम वेलोसिटी वेक्टर को करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे अब एक प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, ओमेगा को रहने दिया, क्रॉस था क्रॉस लगा दिया, और आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन। दूसरा पार्ट में हमें आर वेक्टर को एज इट इज रहने देना है, ओमेगा को डिफरेंशिएट करना है, तो डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी और क्रॉस आर वेक्टर को रहने दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ए वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस और डी आर बाई डी टी, ये क्या दे देगा, v दे देगा, ओमेगा क्रॉस v प्लस डी ओमेगा वेक्टर बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी क्या देता है, बताओ। देखो यहाँ पे टर्म्स जो थे हमारे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जान गए हो, थीटा से शो करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। अल्फा से शो करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन को। कहीं कहीं अल्फा ऐसे मिलता है, कभी भी तुम्हें ऐसे भी मिलेगा अल्फा, ठीक है। तो मेरा आदत है ऐसे बनाने का, जिसको जैसा अच्छा लगे, जो जैसा मतलब देखना, बुक में तुम्हें ऐसे मिलेगा, मोस्टली मोस्टली अल्फा ऐसे मिलता है ऐसे, लेकिन मुझे बनाने में बहुत दिक्कत होता है तो मैं जल्दी ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से शो करते हैं। चलो अभी यहाँ पे आ जाते हैं। डी ओमेगा बाई डी टी क्या दे देगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कि अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, ये तुम्हारा एक साइड एक्सीलरेशन है, इधर दो टाइप में बटा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं अब एक साइड अगर ये एक्सीलरेशन है तो ये इस दोनों का सम, यानी कि तभी पॉसिबल है जब ए भी एक्सीलरेशन हो और ए भी एक्सीलरेशन हो। यानी कि मान लो इधर की एक्सीलरेशन है, इसकी यूनिट कितनी होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, और इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। ये चीज पता है क्या, मुझे लगता है शायद नहीं पता होगा तुम्हें यूनिट, क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट नहीं पढ़ा है। लेकिन ये इतना सोच सकते हो कि अगर इधर यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, नहीं तो दोनों को ऐड तो कर ही नहीं सकते हम। दो चीज को ऐड तभी कर सकते, दो फोर्स को ऐड कर सकते हो, दो एक्सीलरेशन को ऐड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ऐसा तो है नहीं वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को दोनों ऐड कर दिया तुमने, क्या वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को ऐड कर सकते हो क्या, मीटर पर सेकेंड प्लस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या देगा, बताओ।
बताओ ये चीज समझ में आ रही है कि ए भी कहीं ना कहीं एक एक्सीलरेशन है और ए भी एक्सीलरेशन है, बोथ क्वांटिटीज आर एक्सीलरेशन। ये चीज समझ पा रहे हो? पुण्य, आवाज नहीं आ रही किसी की? पुण्य आवाज आ रही है? हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ ये चीज समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है। आदित्य, सिद्धार्थ, समझ में आ गया? जल्दी जल्दी थोड़ा बोला करो। ठीक है। अच्छा, आवाज आ रही है ना सही से? और तो नोट क्यों नहीं कर पा रहे हो? वीडियो सही से जा ही रही होगी। चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, मेरे यहाँ पे रिसीविंग मैंने 720 नहीं करा है ना। रुक जाओ। अब 720 रिसीविंग हो गया, अब अच्छे से आएगा। चलो, तो अब इतना ये चीज क्लियर है, एक साइड एक्सीलरेशन है तो इसको भी एक्सीलरेशन होना पड़ेगा और इस क्वांटिटी को भी एक्सीलरेशन होना पड़ेगा। तो इसको यानी कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास एक्सीलरेशन दो होती है, पता है? देखो, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो दो एक्सीलरेशन पॉसिबल है यहाँ पे। एक एक्सीलरेशन होती है इधर, एक एक्सीलरेशन इधर होती है टुवर्ड्स द सेंटर, और इसी एक्सीलरेशन को बोलते हैं रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल, और इसे बोलते हैं टेंजेंशियल। इसे बोलते हैं ए टेंजेंशियल और इसे बोलते हैं ए रेडियल। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे अच्छे से कि रेडियल का काम क्या होता है, टेंजेंशियल का काम क्या होता है। ठीक है, देखो, जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कवर करता है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है या सर्कुलर पाथ को कवर करता है, तो इसके पास दो एक्सेलरेशन आ जाता है, एक सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर और एक होता है तुम्हारा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये देख लो, इस पे अगर इस पॉइंट पे तुम टेंजेंट डालो तो इसी के अलोंग मतलब उसकी मतलब जो एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो टेंजेंट पे ही लाई करेगा, इसीलिए उसका नाम टेंजेंशियल पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका काम क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। तो ध्यान से देखो, जब पार्टिकल चल रहा है, देखो एक दो केस लेंगे यहाँ पे। एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, जब कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो मुझे बताओ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो अगर एक पार्टिकल है, सोच के बताओ, एक पार्टिकल है यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से राउंड लगा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड, तो उसकी डायरेक्ट वेलोसिटी चेंज हो रही है? चेंज हो रही है ना। स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। उस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट उसकी डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसके वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से हम यहाँ पे उसकी वेलोसिटी, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। अब मुझे बताओ, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज कौन करता है? वेलोसिटी को चेंज करने का काम किसका है? बताओ, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने का काम किसका है? या वेलोसिटी का चेंज, क्या बोल रहे हो?
अरे वेलोसिटी को चेंज कौन कर सकता है? कब कब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कब चेंज होती है? और करता कौन है डायरेक्शन चेंज? अपने आप हो जाता है? कोई तो करता होगा। कोई पार्टिकल रास्ते पे जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज कब होगी? बताओ। अरे एक पार्टिकल जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसकी एक वेलोसिटी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसकी सडनली उस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी या फिर उसमें कुछ होगा? ऐसे तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी उसकी डायरेक्शन। फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स। तो यानी कि देखो यहाँ पे अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो 100% कोई ना कोई एक्सीलरेशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन का ही काम क्या होता है? वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना। अब यहाँ पे देखो इसकी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इस डायरेक्शन को चेंज करने का काम किसका है? एक्सीलरेशन का। और सर्कुलर पाथ में ये जो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो रही है इसको कौन करता है? वो कौन एक्सीलरेशन है जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है? सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सीलरेशन बोलो सबसे अच्छा, रेडियल एक्सीलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में ध्यान रहना चाहिए। अब आज के बाद दोबारा मतलब कभी पूछा जाए तो तुरंत आंसर मिलना चाहिए। इस सर्कुलर मोशन में रेडियल फोर्स या रेडियल एक्सीलरेशन का काम क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करना। जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको कंटिन्यूसली वो क्या करता है? चेंज करता है। देखो यहाँ पे ऐसे तुरंत चेंज हुआ, चेंज हुआ, चेंज हुआ, चेंज हुआ, चेंज हुआ, चेंज हुआ, ऐसे। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि अगर इस सर्कल में लाई करना है तो सर्कल में इस सर्कल में लाई मतलब किसकी वजह से इस सर्कल को मेंटेन कर पाता है? ड्यू टू रेडियल एक्सेलरेशन। अगर रेडियल एक्सेलरेशन नहीं हो तो पार्टिकल सर्कल में लाई कर ही नहीं पाएगा। तो सर्कुलर पाथ कवर करवाने में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है रेडियल एक्सेलरेशन का। रेडियल एक्सेलरेशन का काम होता है उसको एक सर्कल में मेंटेन रखना, उसको सर्कल से इधर उधर नहीं जाने देना। ठीक है, समझ में आया? तो ठीक है, इससे काम समझ में आएगा, आ गया। रेडियल एक्सीलरेशन पार्टिकल को सर्कल में मेंटेन रखेगा। अब देखा होगा तुमने कभी ऐसा भी कि एक पार्टिकल जो है सर्कल में मूव भी कर रहा है और कंटिन्यूसली उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसा भी कभी तुमने देखा होगा। या फिर तुम एक स्ट्रिंग ले लो और उसमें एक बॉब सर्कुलर मोशन में नहीं, वो तो कोई भी कंडीशन हो सकता है। सर्कुलर मोशन में स्पीड तुम्हें कभी कांस्टेंट में मिल सकती है, कभी इंक्रीजिंग में मिल सकती है, कभी डिक्रीजिंग में मिल सकती है। तो वही एक तो हमने देख लिया कि अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, तभी वो सर्कल में मूव कर पा रहा है। अब दूसरी बात हम या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इस रेडियल एक्सेलरेशन का काम ही है इसको सर्कल में मेंटेन रखना। अब कभी तुमने ये भी देखा होगा कि इसकी स्पीड जो होती है सर्कल में मेंटेन्ड है और स्लोली 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 रुक जाता है। या फिर तुमने ऐसा देखा होगा कि सर्कल में मेंटेन भी है और कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ती जा रहा है, बहुत तेज हो गया। ये दोनों देखा है। इसका मतलब कोई ना कोई एक एक्सीलरेशन है जो इसकी स्पीड को बढ़ाने और घटाने का भी काम कर रहा है, या तो इसको स्पीड को बढ़ा रहा होगा या कम कर रहा होगा। तो उसी एक्सीलरेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल। क्योंकि देखो जो एक्सीलरेशन टेंजेंशियल होगा वो उसकी डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में के अलोंग होगी, या तो उसके तरफ होगा या उसके अपोजिट होगा। जब उसके अलोंग होगा तो वो एक्सीलरेशन उस वेलोसिटी को इंक्रीज कराएगा, उसके अपोजिट होगा तो रिटार्ड यानी कि धीरे 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 उस पार्टिकल को स्लो करेगा। तो समझ में आया? सर्कुलर मोशन में टू टाइप से एक्सीलरेशन होते हैं, टेंजेंशियल एंड रेडियल। टेंजेंशियल का काम होता है स्पीड को बढ़ाना या घटाना,
और रेडियल एक्सीलरेशन का काम क्या होता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना ताकि वो एक सर्कल में मेंटेन रहे या फिर एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करे। समझ में आ गया? रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन समझ में आ गया होगा। चलो अब यहाँ इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सीलरेशन हमने फाइंड कर रहा है इसमें से एक क्या है, रेडियल और एक टेंजेंशियल। तो यहाँ पे अगर देखें हम अल्फा आर और ये ओमेगा क्रॉस वी, तो यहाँ इसमें इसे बोल देते हैं रेडियल, ये होता है रेडियल। देखो कैसे बोलेंगे, चलो क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर ये डाउट आ रहा होगा कि मेरा मन मैं इसको रेडियल बोल सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेकिंग करना होगा कि रेडियल कौन है और टेंजेंशियल कौन है। तो यहाँ से जो मैंने अभी बताया उसके उसके बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमने या फिर देख हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो डायरेक्शन थी रेडियल एक्सीलरेशन की वो टुवर्ड्स द सेंटर थी, और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन थी वो किसके क्रॉस थी, टुवर्ड्स द वेलोसिटी v। बताओ, तो देख लेते हैं। ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करोगे तो बताओ, तो ओमेगा तो अगर ऐसे लिया है तुमने सब कुछ, तो ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन और वी ऐसे एक्स एक्सिस में, तो ओमेगा क्रॉस वी करेंगे अंदर। देखो सोच के देखो, ए हो गया तुम्हारा वी और ए हो गया आर और ये हो गया वी आर और ये हो गया ओमेगा, ठीक है। वी ये हो गया ओमेगा और हो गया आर, ओमेगा वी, ओमेगा और वी, ओमेगा क्रॉस वी करेंगे, ओमेगा क्रॉस वी। देखो ओमेगा क्रॉस वी करेंगे तो अपोजिट टू आर मिल रहा है, बताओ ओमेगा क्रॉस वी अपोजिट टू आर। अब यहाँ पे देखो अपोजिट टू आर, आर वेक्टर ऐसे था, अपोजिट टू आर ए वाला है, बताओ यही चीज है ना, अपोजिट टू आर। यानी कि ये चीज कौन, ये एक्सीलरेशन कौन सा है, रेडियल। ये वाला जो एक्सीलरेशन देख रहे हो तुम वो है रेडियल, रेडियल एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन कौन सा हो जाएगा, ये वाला एक्सीलरेशन। अब ऐसी बात है जो बच्चा है टेंजेंशियल, और वेरीफाई भी कर सकते हो कैसे, वी ओमेगा आर और अल्फा क्रॉस एंगुलर एक्सीलरेशन। देखो किधर अब देखो एंगुलर एक्सीलरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो डिपेंड करता है एक्सीलरेटिंग है या डी एक्सीलरेटिंग है, क्योंकि एक्सीलरेटिंग के केस में अलग डायरेक्शन होगा और स्पीड अगर डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूसली तो उसमें अलग होगा। मान लेते हैं कि अभी स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ऐसे होना पड़ेगा, तो एंगुलर एक्सीलरेशन बाहर की तरफ, एंगुलर एक्सीलरेशन बाहर की तरफ v एंड r, अल्फा आर, अल्फा क्या हो जाएगा बाहर की तरफ और आर क्या है नीचे की तरफ। अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो देखो तो वेलोसिटी की तरफ मिला, इसको बोल देंगे हम टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। हो गया यहाँ तक, इसको रब कर रहा हूँ। जल्दी से वो कर दो। रेडियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। चलो अब रेडियल एक्सीलरेशन की बात करते हैं। रेडियल एक्सीलरेशन को शो करते हैं ए आर। रेडियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ए आर, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा क्रॉस वी को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा वी साइन थीटा, और साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, देखो तो सर्कुलर मोशन में ये डायरेक्ट एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा,
तो ओमेगा वी, और ओमेगा को v इक्वल्स टू आर ओमेगा लिख सकते हो। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा लिखोगे तो आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा को v बाई आर लिख दिया तो v स्क्वायर बाई आर। देखो ए रेडियल जो होता है वो आर ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर बाई आर। रेडियल एक्सेलेरेशन आर ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है और v स्क्वायर बाई आर भी हो सकता है। ये मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे हमने पुट कर दिया क्योंकि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये v इक्वल्स टू आर ओमेगा यूज करके हमने डिराइव कर लिया कि जो रेडियल एक्सेलेरेशन होगा वो आर ओमेगा स्क्वायर होगा। और या फिर अगर तुम v इक्वल्स टू आर ओमेगा पुट करते हो, v को हटाते हो तो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा को अगर एलिमिनेट करोगे तो v स्क्वायर बाई आर। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में, अगर हमें ओमेगा पता होगा तो आर ओमेगा स्क्वायर यूज कर लेंगे, अगर हमें v पता होगा तो v स्क्वायर बाई आर यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होगा वो हो जाता है तुम्हारा अल्फा क्रॉस आर, अल्फा आर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 है, तो अल्फा आर या फिर आर अल्फा ही बोलते हैं इसे, अल्फा आर। आर अल्फा याद रहेगा तुम्हें आगे चल के, क्योंकि रोटेशन में हम आर अल्फा यूज करेंगे, आर अल्फा। और यहाँ पे अल्फा को क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा बाई डी टी। बताओ अल्फा को क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हो। और आर अंदर जाएगा तो आर ओमेगा क्या बन जाएगा, वी, या फिर ओमेगा को वी बाई आर लिख दो, आर बाहर आ जाएगा, आर को अंदर ले जाओ या यहाँ इसमें से आर को बाहर निकालो, यहाँ से आ जाएगा डी वी बाई डी टी, ए टेंजेंशियल। तो हमारे पास ए टेंजेंशियल का भी दो फॉर्म आ गया, दोनों ही याद रखना है तुम्हें, ए टेंजेंशियल इक्वल्स टू आर अल्फा या फिर ए टेंजेंशियल इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। यहाँ पे वी क्या है, ये वी ओरिजिनल वाला है या फिर केवल स्पीड है उसकी, बताओ। इसको तुम यहाँ पे ऐसा कर लो, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना, वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में किस रेट से चेंजिंग आ रही है वो देता है तुम्हें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। क्योंकि अगर वेलोसिटी की तुम रेट की बात करो तो तुम्हारा ओवरऑल एक्सीलरेशन हो जाएगा। अगर डी वी वेक्टर बाई डी टी की बात करोगे, देखो यहाँ पे इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम डी वी वेक्टर बाई डी टी लिखते हैं सर्कुलर मोशन में तो इसका मतलब अलग होता है, और डी मॉड ऑफ वी वेक्टर बाई डी टी लिखते हैं ये अलग है। डी मॉड ऑफ वी वेक्टर बाई डी टी ए टेंजेंशियल है, और ये डी वी वेक्टर बाई डी टी जो है वो है ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। लगा के देख लीजिए। बताओ ये चीज समझ आ रहा है, यहाँ पे एक हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, देख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और बहुत ही ज्यादा मिस्टेक होता है बच्चों से। वी वेक्टर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टोटल एक्सीलरेशन मिलेगा, और उसकी मैग्नीट्यूड का जो चेंजिंग देखेंगे हम, केवल मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन को हटा दें तो उसकी चेंजिंग जो होती है, या फिर बोल सकते हो स्पीड में जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वो एक्सीलरेशन टेंजेंशियल होता है। किस रेट से स्पीड में चेंजिंग आ रही है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम ही होता है उसकी स्पीड को बढ़ाना घटाना। समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, बताओ ये दोनों, इस दोनों में डिफरेंस आ रहा है समझ, पुण्य बताओ समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ से याद रखना है रेडियल एक्सीलरेशन का दोनों फॉर्मूला,
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का दोनों फॉर्मूला। और एक चीज ध्यान रखना कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वहां डीवी बाई डी में v जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, ठीक है। जैसे कि मान लो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी स्पीड में चेंज आया कितना, 10 से 5 हो गया। अगर मान लो कुछ टाइम इंटरवल है तो 0.5 सेकंड में इसकी स्पीड जो होती है वो 10 से 11 हो जाती है, तो 11 माइनस 10 यही क्या है, और डिवाइडेड बाई और 0.5, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। कर ही लेते हैं, 5 से 10 मिनट लगेगा उसे। जल्दी से सेटअप करते हैं इसका। इसको हमने ले लिया R, सेंटर ले लो O, और एंगल ले लिया हमने थीटा। देखो इस पार्टिकल की मान लेते हैं सर्टेन टाइम में इसने एंगल कितना कवर करा, थीटा, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो एट जनरल पॉइंट एट एन एंगल थीटा, और इसकी पोजीशन तुम्हारा है यहाँ से, वो निकाल लेंगे अभी क्या होगा पोजीशन, और इससे तुम मान के चलो ए एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस, ठीक है। और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम उसकी बात क्या कर लेंगे, सबसे पहले उसकी हम बात कर लेते हैं पोजीशन। अगर उसकी हमें पोजीशन पता चल जाएगी तो हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पोजीशन की बात करें तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, बताओ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। इस वेक्टर फॉर्म में हमने इस पॉइंट जो पार्टिकल है इस पॉइंट पे उसकी हमने पोजीशन निकाल लिया, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। जहां पे आर जो होगा स्मॉल आर क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस। स्मॉल आर में ही ले लेते हैं, ठीक है। और इधर करें तो ये आर वेक्टर हो जाएगा। तो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, इसको एक और फॉर्म में हम लिख सकते हैं, खैर वो हम बाद में लिखेंगे, अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v वेक्टर इक्वल्स टू r तो बाहर ही ले लो, cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा का cos थीटा जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, आर को तो बाहर ही रखो, एक मिनट, आर को बाहर रखा, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी होगा ना, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं।
तो डी थीटा बाई डी टी बच जाएगा। अगर थीटा के टर्म में करते तो कैंसिल आउट हो जाता। ये चीज समझ में आ रहा है ना? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी? कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ? ये तो आना चाहिए, डिफरेंशिएशन अच्छे से हो गया था हम लोग का। तो माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी जे कैप। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक बार इसको और लिख लेते हैं। v वेक्टर इक्वल्स टू आर, ये डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी ओमेगा, तो आर ओमेगा तो बाहर। देखो आर और डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा साइन थीटा आई कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कॉस ओमेगा कॉस थीटा जे कैप। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अब यहाँ से देखो ये आर जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे समझ लेते हैं एक्सीलरेशन। अब ये आर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर एक साइड और माइनस ऑफ कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप एक साथ, यहाँ पे होगा तो आर अल्फा हो जाएगा और साथ में ए। ठीक है, अब देखो अभी तुम्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन अभी तुरंत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो इस आर वेक्टर को मैं क्या ए लिख सकता हूँ आर इंटू कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये आर वेक्टर में से मैग्नीट्यूड अलग कर लिया तो ये सारी चीजें क्या है आर कैप है, यानी ये कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप किसको शो कर रहा है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप यानी ये आर कैप है, और ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आर कैप, यानी आर कैप ए हो गया इस डायरेक्शन में तो माइनस आर कैप इधर टुवर्ड्स द सेंटर। यानी ए वाला कौन सा एक्सीलरेशन है रेडियल, और तुमने पढ़ा प्रूव भी करा था कुछ देर पहले रेडियल एक्सीलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर ए आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब आर ओमेगा स्क्वायर पता चल गया तो वी स्क्वायर बाई आर भी वहां से निकाल लोगे। दूसरा देखते हैं ए आर मल्टीप्लाई होगा आर अल्फा, आर अल्फा कौन सा था ए टेंजेंशियल आर अल्फा और टेंजेंशियल इक्वल्स टू डीबी बाई डी। अब यहाँ पे देखो यहाँ से डायरेक्शन की बात करें अगर तो ये डायरेक्शन देगा माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा किधर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा इधर हो जाएगा और माइनस ऑफ साइन थीटा इधर और प्लस ऑफ कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा। अल्फा माइनस अल्फा साइन थीटा, ठीक है माइनस ऑफ साइन थीटा और प्लस ऑफ कॉस थीटा जे कैप, सॉरी माइनस साइन थीटा आई कैप है तो माइनस साइन थीटा आई कैप, एक मिनट को देखो इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 हो जाएगा और साइन थीटा माइनस साइन थीटा आई कैप नेगेटिव में कुछ किधर साइन थीटा का मैग्नीट्यूड इधर और जे कैप में पॉजिटिव इधर, ये मैग्नीट्यूड हो गया जिसकी मैग्नीट्यूड साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ये नेगेटिव में पॉजिटिव में, देखो तो इसका रिजल्टेंट ऐसा जाएगा दिखा। तो इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल देखो ये कौन सा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसके अलॉन्ग होता है वेलोसिटी के, तो ये जो डायरेक्शन है इसी को बता रहा है। समझ में आ गया।